नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर पार्ट 1, जिसमें 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष 1 नवंबर को निम्न में से किन राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इंडिया में कई राज्यों का 1 नवंबर को फार्मेशन डे मनाया जाता है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है। उसका रीजन ए है कि इसी दिन भारत में बड़े पैमाने पर राज्य पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस कानून के तहत भारत के राज्यों की सीमाएं भाषाई आधार पर बदली गईं। कई नए राज्य बने, कई का पुनर्गठन हुआ, कई की सीमाएं बदली। इसलिए ये राज्य जैसे कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को फाउंडेशन डे मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ पंजाब भी है और आंध्र प्रदेश भी है, जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत दिसंबर 2025 को तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से कितने चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत लाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार का एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य 70 सालों बाद चीते को भारत में फिर से बसाना है। भारत ने प्रोजेक्ट चीता के तहत विलुप्त हो चुके चीता प्रजाति को पुनः देश में बसाने का प्रयास शुरू किया है। इसी पहल के अंतर्गत भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में बोत्सवाना से 8 नए चीते लाने की तैयारी कर रहा है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में चीता आबादी को फिर से स्थिर रूप से बसाना है, क्योंकि भारत में आखिरी एशियाई चीता 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित हुआ था। इसलिए साउथ अफ्रीका और नमीबिया से अफ्रीकन चीता को लाकर भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। पहली खेप नमीबिया से आई, वहां से 8 चीते आए। दूसरी खेप दक्षिण अफ्रीका से आए, 12 चीते फरवरी 2023 में। अभी तक कुल 20 चीते आ चुके हैं और 8 और लाने की तैयारी की जा रही है बोत्सवाना से। इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। दोस्तों, बोत्सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। नमीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे इन सब से घिरा हुआ। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं आपके जयपुर, बनारसी, लखनऊ और भोपाल। तो दोस्तों, यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल करते हुए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है। यह मान्यता अवधि व्यंजनों की समृद्ध परंपरा, स्वाद, नजाकत और गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान है। लखनऊ के कबाब, बिरयानी, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की पहचान अब वैश्विक पाक संस्कृति में और मजबूत हुई है। ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट सुविधा किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा मानी जा रही है। विशाखापत्तनम पोर्ट में इस सुविधा की स्थापना का उद्देश्य निर्यात क्षमता बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, विशाखापत्तनम। वहां पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट सुविधा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया पुरस्कारों का आयोजन बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें उन शहरों, एजेंसियों और संगठनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट मोबिलिटी, ई मोबिलिटी और शहरी आवागमन में उल्लेखनीय नवाचार किए हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, शहरी परिवहन और गतिशीलता में उत्कृष्ट नवाचारों को सम्मानित करना 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का गृह गणना चरण किस स्थान से शुरू किया गया है? तो दोस्तों, भारत में पहली पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 की शुरुआत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस जनगणना के गृह गणना चरण का शुभारंभ कोची में ICAR CMFRI यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान से किया गया। यह जनगणना आधुनिक डिजिटल तकनीक और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर आधारित है, जो भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के विकास और योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया, कोच्चि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभियान के अंतर्गत भारत ने महिलाओं के निवारक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो दोस्तों, भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और निवारक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पोषण माह के दौरान चलाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने 6 नवंबर को व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अपनी प्रशिक्षण इकाई डीजीटी के माध्यम से ऑटोडेस्क के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईटीआईज और एनएसटीआईज में छात्रों और प्रशिक्षुओं को डिजाइन एंड मेक क्षमता विकसित करने के लिए उन्नत डिजिटल उपकरण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। ऑटोडेस्क के साथ आपका ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तालिबान द्वारा भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करने के निर्णय का मुख्य संकेत क्या है? दोस्तों, हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत में अफगान राजनयिक नियुक्त करने का निर्णय यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष आपसी संचार और कूटनीतिक संपर्क बढ़ाने की दिशा में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन भी सही होगा। भारत और तालिबान के बीच कूटनीतिक संबंधों में बढ़ती निकटता इसका संकेत है। राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत में तालिबान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण, थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन को थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश कौन है? तो दोस्तों, 3 नवंबर को चीन ने विश्व के एकमात्र परिचालित थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर, जिसे TMSR बोलते हैं, इसमें पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह उपलब्धि चौथी पीढ़ी की उन्नत, सुरक्षित और स्वस्थ परमाणु ऊर्जा तकनीक के विकास में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, रूस द्वारा शिवमाश शिपयार्ड से लॉन्च की गई परमाणु संचालित पनडुब्बी खबरोव्स्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, नवंबर में लॉन्च की गई रूसी पनडुब्बी खबरोव्स्क विशेष रूप से पोसाइडन नामक परमाणु संचालित मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन को तैनात करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे उन्नत पनडुब्बी युद्ध, रणनीतिक निरोध यानी कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और भविष्य की पानी के नीचे संचालित हथियार प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, परमाणु संचालित मानव रहित अंडर वाटर वाहन पोसाइडन को ले जाना। अगला क्वेश्चन है, दोहा शिखर सम्मेलन में पारित ऐतिहासिक घोषणा पत्र मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? दोस्तों, दोहा शिखर सम्मेलन में देशों ने सामाजिक समावेशन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, इसलिए इसे सामाजिक विकास पर ऐतिहासिक घोषणा पत्र कहा गया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व में पहली बार तंबाकू के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों, मालदीव ने सामाजिक स्वास्थ्य सुधारने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2025 में ब्रिक्स समूह की अनुमानित औसत GDP वृद्धि दर क्या है, जो G7 देशों की अपेक्षा 4 गुना अधिक है? दोस्तों, विस्तारित ब्रिक्स समूह की औसत आर्थिक वृद्धि 2025 में 3.8 रहने की अनुमान है, जबकि G7 देशों की औसत वृद्धि दर 1% रहने की संभावना है। यह दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व कर रही हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिक्स क्या है इसकी बात करें तो ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया। इसकी प्रमुख संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना हुई 2015 में। और जिससे तुलना की जा रही है G7, यह दुनिया की 7 विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें USA, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। टोटल 7 देश हैं। सबसे विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं वर्ल्ड की। इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। उस टाइम पे G6 था और अगले साल 1976 में कनाडा भी जुड़ गया। उसके बाद से G7 हो गए, कनाडा बाद में जुड़ा है। अच्छा, एक समूह और है G20, ठीक है। ये विकासशील देशों और विकसित, ये सारे देश इसमें शामिल हैं G7 वाले। बाकी जो विकासशील देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है G20 में। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में एशियाई आर्थिक संकट के बाद 1999 में, और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की G20 समिट की दिल्ली में, जिसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको अस्थायी सदस्य बनाया गया, अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है। वर्जीनिया की उपराज्यपाल के रूप में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, भारतीय मूल की डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने वर्जीनिया में 54% वोटों के साथ जीत दर्ज की है और वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराज्यपाल बनी है। आपका गजाला हाशमी, ऑप्शन बी सही होगा। वर्जीनिया दोस्तों यहाँ पर है। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं जोहरान ममदानी, ये भी चर्चा में रहे। ये भी जो है भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बने हैं।
ठीक है, उसका जिक्र बाद में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राज्य के स्थापना दिवस जो कि 25 वर्ष रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। तो जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो है 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था इस सेशन के। ठीक है, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में ही टेस्ला का पहला शोरूम खोला गया मुंबई में, जो कि कार कंपनी है एलन मस्क की। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की नीति लागू कर भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्यस्थल समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र की कार्यरत महिलाओं को हर वर्ष 12 दिन का मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश मिलेगा। यह कदम भारत के कार्यस्थल को अधिक संवेदनशील और महिला हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु है, वहाँ के गवर्नर हैं थवार चंद गहलोत 2021 से, और चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया कांग्रेस से। ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, और इन्होंने 2023 से विधानसभा के बाद जो है मई में वहाँ ऑफिस को संभाल रखा है सिद्धारमैया ने। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल है, 224 सीट हैं विधानसभा में, और विधान परिषद में 75 सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। उससे पहले यह ओल्ड मैसूर स्टेट के नाम से रिकग्नाइज किया जाता था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है। ठीक है, ये हो गई स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में छात्रों के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों, असम सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के शारीरिक विकास व पोषण स्तर को ट्रैक करने के लिए यह कार्ड जारी किया है। इससे बच्चों में एनीमिया, कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान जल्दी हो सकेगी। अच्छा कदम है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को पारित किया है? तो दोस्तों, असम सरकार ने हाल ही में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पारित किया है। इसका उद्देश्य पॉलीगामी यानी एक व्यक्ति द्वारा पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने की प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करती है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम स्टेट की बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है। ठीक है, एक सबर्ब है गुवाहाटी की। ठीक है, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 2024 से, और चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के हिमंता बिश्वा शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 नवंबर 2025 को किस एक्सचेंज पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला गोल्ड ट्रेड पूरा किया? दोस्तों, SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया। यह कदम भारत में स्वर्ण आयात और व्यापार तंत्र को आर्थिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और MSME ज्वेलर उद्योग के लिए सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। नेक्स्ट है, OpenAI और अमेजन वेब सर्विसेज के बीच 3 नवंबर को हुई 38 अरब अमेरिकी डॉलर की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दोस्तों, इस ऐतिहासिक साझेदारी के अंतर्गत OpenAI ChatGPT सहित अपने उन्नत AI मॉडलों को AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज के विशाल और उच्च क्षमता वाले क्लाउड नेटवर्क पर चलाने और विस्तार करने में सक्षम होगा। यह समझौता AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़े वैश्विक निवेशों में से एक माना जा रहा है, जिसमें लाखों CPUs NVIDIA GPU का उपयोग शामिल है। यानी कि जो OpenAI है, ChatGPT जो हम यूज करते हैं, वो किसका है? OpenAI का है। वो जो है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी कर रहा है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर संचालित और विस्तारित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने के लिए विदेशों में रखे स्वर्ण भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया तेज की है। मार्च 2023 से अब तक RBI ने लगभग कितना सोना भारत वापस लाया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 64 टन से अधिक सोना मार्च से सितंबर 2025 के बीच भारत लाया। कुल मिलाकर मार्च 2023 से अब तक 274 टन सोना विदेशों से भारत वापस लाया जा चुका है। यह कदम भारत की आर्थिक संप्रभुता, विदेशी भंडार सुरक्षा और नैतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो 274 टन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी अनुमानों के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी का मूल्य वर्ष 2030 तक लगभग कितने तक पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों भारत की जो बायो इकोनॉमी है, जैव अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव ऊर्जा क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है, वो तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2024 में इसका मूल्य लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। अब इसे जो है 2030 तक 2 गुना करके 300 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने की योजना है। इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 55% है, जो ग्रामीण विकास और सतत उत्पादन को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 300 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किस रॉकेट के माध्यम से किया है। इसरो ने CMS-03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल M3 M5, जिसे GSLV जियोसाइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है, के माध्यम से किया। यह अब तक भारतीय भूमि से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह है। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से किया गया। यह इस रॉकेट का 5वां परिचालन मिशन था। आपका ऑप्शन सी सही होगा, LV-M3 M5 GSLV मार्क 3 बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, वायु समन्वय अभ्यास किससे संबंधित है। तो भारतीय सेना ने अक्टूबर लास्ट में दक्षिणी कमान के तहत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु समन्वय सेकंड नामक एक ड्रोन और काउंटर ड्रोन आधारित युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य तकनीकी आधारित बहुक्षेत्रीय युद्ध और हवाई खतरों से निपटने की संचालनात्मक क्षमता को मजबूत करना है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास वायु समन्वय सेकंड। नेक्स्ट है, भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स UAS के निर्माण के लिए हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने GAASI जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग और रक्षा कंपनी L&T लार्सन एंड टॉब्रो ने अमेरिकी रक्षा कंपनी GAASI के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों का स्थानीय निर्माण बढ़ाना है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, L&T जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में INS सह्याद्री किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए गुआम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में पहुंचा। तो INS सह्याद्री भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह जहाज मलाबार 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए गुआम पहुंचा है। मलाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों की नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री तालमेल को मजबूत करती हैं। तो INS सह्याद्री गया कहाँ, मालाबार। इसमें जो है क्वाड देश जो हैं वो आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, नौसैनिक अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुए सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बेलगावी कर्नाटक। मित्र शक्ति 2025 का आयोजन इस जगह पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और वियतनाम ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग, सबमरीन रिसर्च और रेस्क्यू कोऑपरेशन पर पारस्परिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 15वें भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद के दौरान हनोई में हुआ। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा SBL इच्छक किस श्रेणी का पोत है। तो SBL इच्छक भारतीय नौसेना का सर्वे वेसल है, लार्ज कैटेगरी का तीसरा पोत है और इसे नवंबर 6 को कोच्चि नौसैनिक अड्डे में शामिल किया जाएगा। यह समुद्री मानचित्रण और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताओं को मजबूत करेगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा, SBL जो है वो सर्वे वेसल है, सर्वे वेसल लार्ज उसका फुल फॉर्म भी है SBL का। नेक्स्ट है, IBM और AICTE ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने IBM के साथ मिलकर अपने मुख्यालय में एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का लक्ष्य देश भर में तकनीक संस्थाओं के छात्रों और शिक्षकों को AI, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित करना, जिससे भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कार्यबल विकसित किया जा सके। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम क्या है। तो गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर सौर ऊर्जा संचालित उपग्रहों पर AI हार्डवेयर
जैसे TPUs स्थापित करके अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पृथ्वी आधारित डेटा सेंटर्स में बढ़ती ऊर्जा मांग और स्थिरता की चुनौतियों को कम करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रैंक और रिपोर्ट से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 कौन है, किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में मदुरई को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु का स्थान रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई बड़े महानगर अब भी शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में पिछड़ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे गंदा शहर कौन है? मदुरई। और इसी रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर फिर से पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, स्टार्टिंग से ही प्राप्त कर रहा है। अगला है हाल ही में स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन के वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, डीकार्बनाइजेशन और टिकाऊ औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह भारत की हरित विकास नीति और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों टाइम आउट ने एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर सर्वेक्षण किया, जिसमें संस्कृति, भोजन, नाइट लाइफ, सामाजिक जीवन और जीवन की समग्र गुणवत्ता जैसे मानकों का मूल्यांकन किया गया। परिणामों में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर 2025 घोषित किया गया है। भीड़भाड़ और तेज जीवन गति के बावजूद शहर की उत्साहपूर्ण ऊर्जा, सांस्कृतिक विविधता और जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण इसे विशेष बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया? तो दोस्तों हमें पता है सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हुआ और फाइनल हुआ फिर अफ्रीका से, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। ठीक है, और इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था और इसी के साथ अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया। जैसे 1983 वाला वर्ल्ड कप था पहली बार जब मेंस जीते थे, उसी तरह से 2025 वाला है जब भारतीय वुमेन टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। आइए एक नज़र डालते हैं इस टूर्नामेंट पर। तो यह जो है 13वां एडिशन था वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया। इस बार का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इंडिया में होस्ट किया गया। कुछ मैच श्रीलंका में भी खेले गए, जैसे पाकिस्तान वाले जो भी मैच थे वो श्रीलंका में खेले गए। टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इस ट्रॉफी को उठाया है। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर 52 रनों से हराया DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। इस टूर्नामेंट का जो टोटल प्राइज पूल था वो 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि रिकॉर्ड है वोमेन ODI के लिए। 2023 का जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीता था इंडिया को हराकर, उससे ज़्यादा प्राइज पूल यहाँ पे रखा गया। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, क्योंकि इन्होंने टोटल 22 विकेट निकाले हैं इस टूर्नामेंट में। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं साउथ अफ्रीका की लाउरा वालरेट, टोटल 571 रन बनाए इन्होंने। और भारत की तरफ से स्मिथ मंधाना ने सबसे ज़्यादा 434 रन बनाए हैं और एक प्रमुख भारतीय बैटर की भूमिका निभाई इन्होंने। 3 इंडियंस को मिलाकर टीम ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, जिसमें स्मिथ मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। दोस्तों सेमीफाइनल का मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए भारत को 338 रनों का एक भारी लक्ष्य दिया, जिसमें रॉड्रिग ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली और इस रनचेज को पूरा किया। 5 विकेट और 9 बॉल बचे रह गए, भारत ने मैच जीत लिया था सेमीफाइनल मैच। तो रॉड्रिग को आप युवराज सिंह की तरह देख सकते हो 2011 वाले वर्ल्ड कप में। ठीक है, इन्होंने सेमीफाइनल इस तरह से जिताया था, उसी तरीके से इस बार रॉड्रिग ने जिताया है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। सेमीफाइनल भी DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी था, जो सेमीफाइनल में हार गया। और कई बार से लगातार ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट को जीतते आ रहा है और भारत ने पहली बार जीता है इसको। दोस्तों इस प्राइज पूल के अलावा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसने 51 करोड़ रुपए का और कैश रिवार्ड इन्हें दिया, जो इंडियन वुमेन टीम्स इंक्लूडिंग प्लेयर्स, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ और जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप रखा गया। विश्वनाथ आनंद 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ समारोह की शुरुआत 7 नवंबर 2025 को कहाँ की गई, जहां 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी।
दोस्तों 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना हुई थी। इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हॉकी इंडिया और SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, जो भारत की हॉकी विरासत और इसके ओलंपिक उपलब्धियों का सम्मान करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ की। नेक्स्ट है 2025 एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण है, 18 रजत है और 17 कांस्य पदक हैं। यह उपलब्धि न केवल रिकॉर्ड रही बल्कि भारत ने युवा ओलंपिक 2026 जो कि डकार सेनेगल में प्रस्तावित है, इसके लिए इवेंट्स में क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोटल 48 पदक। नेक्स्ट है हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हुए मैनुअल फेडरिक किस खेल से संबंधित थे। दोस्तों मैनुअल फेडरिक इंडियन खिलाड़ी हैं और एक पूर्व हॉकी गोलकीपर थे। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे। वे केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड है मैनुअल फेडरिक। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों रोहन बोपन्ना ने, जो भारत के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने 2 दशक से अधिक लंबे करियर के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वे अपनी शक्तिशाली सर्व, डबल्स विशेषज्ञता और भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है, टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है पेरिस मास्टर्स 2025 का पहला खिताब जीतकर ATP रैंकिंग में फिर से विश्व नंबर 1 कौन बन गया है। तो दोस्तों जैनिक सिनर आपके इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। जैनिक सिनर, इन्होंने पहली बार पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। इस खिताबी जीत ने उन्हें ATP विश्व रैंकिंग में पुनः नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंटों को देख लेते हैं, चारों को देख लेते हैं जो मेन टूर्नामेंट हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी के महीने में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके विजेता रहे हैं जैनिक सिनर। कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हराया था, ठीक है। और वुमेन सिंगल की विनर रही हैं आर्याना सबालेंका, बेलारूस की। जैनिक सिनर इटली के हैं। उसके बाद दोस्तों मई जून के महीने में होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, पेरिस में होता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसके विजेता रहे हैं कार्लोस अल्करेज, स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और वुमेन सिंगल की विजेता रही हैं इगा स्वियाटेक, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन की बात हो गई। उसके बाद नंबर आता है जून जुलाई में विंबलडन का, लंदन में होता है, घास का कोर्ट रहता है। इसके विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, इन्होंने अल्कराज को हराया था यहाँ पर। और इगा स्वियाटेक रही हैं विजेता विंबलडन की वुमेन सिंगल्स की। फिर दोस्तों नंबर आता है अगस्त सितंबर के महीने में US ओपन का, जो कि न्यूयॉर्क में खेला जाता है, अमेरिका में, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और इसके विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज। और वुमेन सिंगल्स की विजेता रही हैं अरीना शबालेंका। तो आप देख सकते हैं ये क्रम हमेशा हमको पता रहता है कि पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन, फिर US, ठीक है। जिसमें से घास का कोर्ट विंबलडन में है, बाकी ऑस्ट्रेलियन और US दोनों हार्ड कोर्ट हैं, और फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि किस कोर्ट पे खेला जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो सिंपल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन और US हार्ड कोर्ट रहते हैं और क्ले कोर्ट फ्रेंच में और घास का कोर्ट विंबलडन में। और विजेताओं का क्रम भी एक सीक्वेंस में है, जैनिक सिनर अल्करेज, जैनिक सिनर अल्करेज। और वुमेंस का क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सबालेंका और लास्ट वाला US ओपन आर्याना सबालेंका। बीच के फ्रेंच और विंबलडन इगा स्वियाटेक ने जीत रखा है। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2025 के शांति एवं सुरक्षा हेतु विश्व नेता पुरस्कार वर्ल्ड लीडर अवार्ड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक रविशंकर को, श्री रविशंकर को वैश्विक स्तर पर संवाद, अहिंसा, तनाव निवारण और शांति निर्माण में किए गए योगदान के लिए 2025 का शांति एवं सुरक्षा हेतु विश्व नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्री रविशंकर। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड की स्वर्ण जयंती 15th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य कितना है। 50वीं जयंती थी, वो 50 रुपये का सिक्का रहा होगा। तो विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने NHPC की 50वीं वर्षगांठ पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर छोटा भीम और बड़ा बांध नामक कामिक पुस्तक भी लॉन्च की गई, ताकि बच्चों और आम जनता में जल विद्युत के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। छोटा भीम बड़ा बांध। नेक्स्ट है 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को उसके उपन्यास फ्लेश के लिए दिया गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हंगरी के ब्रिटिश लेखक हैं डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 10 नवंबर को लंदन में आयोजित समारोह में दिया गया। इसकी प्राइज है 50,000 पाउंड और एक ट्रॉफी, ठीक है। नोबेल फ्लेश
यह किताब जो है व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है जिसकी ज़िंदगी अप्रत्याशित घटनाओं में बदल जाती है। जजों ने इस किताब को सरल, गहराई से भरी और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली कहानी बताया। इस साल का एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड वो है आपका लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2025। इसके विजेता रहे हैं लाजलो क्राजनाहोरकाई। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है लाजलो क्राजनाहोरकाई और दूसरा है डेविड एसजेले। ओके, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? दोस्तों, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए भारत की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यह प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इसका अंतिम परिणाम आ जाएगा 21 नवंबर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान देने वालों को दिया जाता है? तो दोस्तों, भूपेन हजारिका भारत के महान संगीतकार, गायक, कवि और फिल्मकार थे। उनके सम्मान में दिया जाने वाला यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, संगीत और सांस्कृतिक और साहित्य संस्कृत के माध्यम से समाज में सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी मिल चुका है। मरणोपरांत मिला इनको 2019 में। उस साल 3 लोगों को दिया गया था जिसमें नानाजी देशमुख शामिल थे, प्रणब मुखर्जी जी थे और इनका भी नाम था। ठीक है, भूपेन हजारिका जी को बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, शेखा नासिर अल नोवेस। इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS के वरिष्ठ अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने नए रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार CGDA का कार्यभार संभाला है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट है विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शाकाहारी या वीगन जीवन शैली को बढ़ावा देना है जिसमें भोजन, वस्त्र और अन्य उपभोग में पशुओं के शोषण से बचने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा किस अवधि के दौरान मनाया जाएगा? दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष के भव्य समापन से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता रहे हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिवस जो है UN द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह याद दिलाना है कि युद्ध और संघर्ष केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी गहरी और दीर्घकालिक क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए संघर्ष की स्थितियों में भी पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड। ओके, तो आपका 6 नवंबर को मनाया गया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों नवंबर महीने का पार्ट 1 जिसमें हमने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर के साथ